के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के और पूर्व विधायक है हमारे गज्जर जिले के बादरगढ़ विधानसभा के, वो भी उनके साथ है। उनका भी तालियां बजाकर कई बार मुख्यमंत्री रह करके किसानों की और आम आदमी की सेवा में रहने वाले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, गुड़िया खाप के प्रधान भाई विनोद गुड़िया जी, सभी खापों के प्रधान और इस धरना सदन पर बैठे हुए सभी किसान और मजदूर साथियों, माता और बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तो आपके बीच में कई दफ़ा आया हूँ पहले भी कि वो अपने विधायक पद से या सांसद पद से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आए। चौधरी देवीलाल जी की उस नीति की बदौलत जो उन्होंने 35-36 साल पहले हरियाणा की पानी की लड़ाई लड़ने के लिए त्याग पत्र दिया था, उसी बात को दोहराते हुए भाई अभय सिंह चौटाला जी ने त्याग पत्र दिया किसानों के हित में और त्याग पत्र देकर के किसानों के बीच में आ गए। ये चौधरी आदरणीय चौटाला साहब से निवेदन करूंगा कि वो संबोधित करें और अपना आशीर्वाद किसानों को दे ताकि किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। धन्यवाद। ये देश का हीरो है, चमकेगा कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र एक ही बात को लेकर के संघर्ष किया कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया। तो व्यवहारिक तौर पर निर्णय लेते थे उन्होंने। आपने कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इस देश में वृद्धावस्था पेंशन भी मुकर हो जाएगी, लेकिन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जब कभी मुख्यमंत्री के तौर पर जाते थे तो सरकारी तौर पे उनके कार्यक्रम चाहे कैसे हों, वो तो अपने हिसाब से गांव के बीच में जाया करते थे और गांव के बीच में बैठ करके लोगों से मिला करते थे। एक गांव में गए, एक बूढ़ा बुजुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ था, बीमार सिखाई। चौधरी साहब ने जाकर के उससे पूछा कि क्या हाल, तबीयत कैसी है? तबीयत तो मेरी ठीक है, मुझे तो केवल एक ही परेशानी है कि बेटी ससुराल जा रही है और उसको देने के लिए मेरी जेब में 5-10 रुपए भी नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने उसी वक्त निर्णय लिया और सरकार को हिदायत की कि 100 रुपया महीना वृद्धावस्था पेंशन मुकर की जाए। और फिर किसी घर में 2 तो बुजुर्ग होते ही होते, 5,000 रुपये तो आएंगे ही आएंगे नहीं महीने, और 5,000 रुपये में इस महंगाई में उन्हें अपनी उधर पूर्ण करने में खासा सहयोग मिलता है। सरकार आपकी बनेगी, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, तो लोगों की ज़बान पर है। और जब सरकार आपकी बनेगी तो पेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी, आपको और ज़्यादा सुविधा मिलेगी। हमारी पार्टी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार, हम चाहेंगे कि चौधरी देवीलाल के दिमाग में जो सोच थी वो पूरी की जाए। क्या कभी सोचा था कि कर्जे भी माफ हों? चौधरी देवीलाल जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने से पहले एक बात खुल करके कही थी कि सरकार हमारी बनने के बाद हम गरीब के सर पर चढ़े हुए 10-10 हज़ार के कर्जे माफ करें। चौधरी बंसीलाल जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उनकी तरफ से बयान आया था, खुल के कहते थे, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कि चौधरी देवीलाल तो बहकावा दे रहे हैं, कर्जा माफ करना किसी व्यक्ति के इख्तियार में थोड़ा ही। अगर कर्जा माफ करना आसान होता तो मैं मुख्यमंत्री भी हूँ और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैं ही ना कर देता इस काम। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि सरकार हमारी बना दो, उसके बाद हम देखें। और जब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने अपनी कही हुई बात को पूरा करते हुए 10,000 के कर्जे माफ किए थे। और आपके सहयोग और समर्थन से जब वो इस देश के उप प्रधानमंत्री बने
तो फिर सारे देश के कर्जे 10,000 तक के माफ किए कि नहीं थे? वो तो व्यवहारिक आदमी थे, जो चीज उन्हें दिखाई देती थी उसी पे अमल किया करते थे। उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए हमारे बच्चे स्कूल में जाएं। उन्होंने एक निर्णय लिया था कि 1 रुपया महीना हर बच्चे को सरकारी कोष से इसलिए दिया जाएगा कि वो स्कूल में जाए। बच्चा पैसे के लालच में अगर स्कूल में जाएगा तो फिर वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, और अच्छी शिक्षा प्राप्त बच्चा फिर अच्छे पद पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। और जब गांव का बच्चा ऊंचे पद पर बैठेगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। सरकार तो वो भी थी जिसने ये निर्णय लिया, और आज एक सरकार और है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूँगा। इस ये आपका कोरोना की आड़ लेकर के हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार ने 1 रुपया महीना जो चौधरी देवीलाल ने बच्चों को देना तय किया था वो तो कैंसिल किया, और 5 रुपये महीना बच्चे पर टैक्स और लगा दिया। अब बच्चा टैक्स कहाँ से देगा? इन मूर्खों को कोई समझाए कि बच्चे तो बेचारा पैदा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं आमदन कैसे होती है। उसके माँ बाप काम करते हैं, उसकी वजह से उसे रोटी नसीब होती है। 5 रुपये महीना उस पर टैक्स। हम सामाजिक लोग, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हम भूखे रह करके भी गरीब की मदद करते हैं नहीं करते। और उस कोरोना की वजह से जो लोगों को दिक्कत और कठिनाई आ रही है, आज सार्वजनिक संस्थानों की तरफ से, गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से और सार्वजनिक संस्थानों की तरफ से और दलेर पैसे वाले व्यक्ति की तरफ से इस आंदोलन में लोगों की आर्थिक मदद की जाती है कि नहीं की जाती। लेकिन जो मदद इन लोगों की तरफ से की जाती है, सरकार वो मदद तो बांटती है लोगों को, लेकिन उसके बदले में सरकार के खजाने से उतने पैसे लेकर के ये अपनी जेब में डालती है। और उसका परिणाम ये निकला है कि आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 200 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्जा है। 200 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है हमारे सरकार। ये कर्जा तो हमने ही अदा करना। ये सत्ता में बने हुए लोग तो चले जाएंगे, लेकिन पैसा तो सरकार को देना पड़ेगा। अब वो पैसा जो उन गुरुद्वारों की तरफ से, मंदिरों की तरफ से जो दिया गया, उनका ना दिखा करके ये अपना दिखाते हैं और उसका पैसा लूट के खाते हैं। आज ये हालत है। मैं इनके सारे किए हुए काम अगर गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, और मेरे कई कार्यक्रम हैं वो बीच में ना रह जाए। इसलिए मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना आया हूँ, आपको बधाई देने आया हूँ कि आपके इस संघर्ष की वजह से समूचे देश के स्तर पर एक नया वातावरण कायम हो, और उसका सुखद परिणाम अब बहुत जल्द निकलने वाला है। आपके प्रदेश में 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे, एक एलनाबाद का और एक कालका। इन उपचुनाव में लोगों की तरफ से जो भावनाएं मिल रही, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इन दोनों उपचुनाव में आपकी पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हैं। और जब ये दोनों उपचुनाव आप जीत जाओगे तो फिर इस सरकार में खलबली मचेगी कि नहीं मचेगी? इनके वजीर छोड़ के जाएंगे, इनके विधायक छोड़ के जाएंगे। और आज हालत ये है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसके अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल में उसके हेलीकॉप्टर को लोगों ने उतरने नहीं दिया था। जय जवान! जय किसान! जय जवान! जय किसान! आज लोगों ने एक मन बना लिया, गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि आप हमारे गांव में नहीं आएंगे। किसी वजीर, ये जब हालत देश में व्यापक है
तो फिर ये 2 उपचुनाव के परिणाम निकलने के बाद इनमें भगदड़ मचेगी कि नहीं मचेगी? और जब लोग इनको छोड़ के जाएंगे तो फिर अल्पमत की सरकार तो सरकार नहीं चला सकती। तो फिर निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा भंग हो, और सरकार भंग नहीं रह सकती, सरकार तो बननी होती है। इसलिए निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव, फिर आपको 4 साल इस कुशासन को और नहीं भुगतना पड़ेगा। मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आज तो हरियाणा प्रदेश की दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, तो जब भी हरियाणा प्रदेश में चुनाव होंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। ये असलियत है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तो विरोधी भी इस बात को मान करके चल रहे हैं। इसलिए आपका ये जो संगठन है, इसकी वजह से हालात बने, तो मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आंदोलन की वजह से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये काले कानून जो हैं, इसके लिए हमें धरना और प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं। सरकार बनने के बाद हम अपनी मन के हिसाब से कानून बनाएंगे। ये कानून अपने आप हम रद्द कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस सब के लिए मैं आपका फिर आभार व्यक्त करता हूँ और आपको मेरी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं। आज तो आम आदमी की ज़बान पे एक बात है, विरोधी भी ये मान के चल रहे हैं कि जब भी चुनाव होंगे आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, और वो इसलिए है कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों के जनहित के काम करना। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर हमारी खिड़की पे आके जो कोई दरख्वास्त देगा हम उसका काम करेंगे। सही थी कि नहीं थी? मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और मैं किसी मित्र से मिलने जा रहा था, और वो मित्र मेरे पास ही बैठे हैं, नफे सिंह जी की कोठी है वहाँ। इनसे मिलने के लिए जब मुझे जाना था तो वो सड़क मुख्यमंत्री निवास के आगे से जाती है। मैंने वो देखा, मुख्यमंत्री की खिड़की सुनी पड़ी, वहाँ पर कोई आदमी नहीं था। मैंने गाड़ी रोक करके लोगों से पूछा, भाई किसी के काम होते हैं? बताया कि नहीं होते। सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों के काम करना। हमने उस परंपरा को बदल दिया था। आपने जब हमारी सरकार बनाई थी तो लोग सरकार के चक्कर ना काटे, सरकार लोगों के पास आती थी कि नहीं आती? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में हर साल जाता था कि नहीं जाता था, और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी वो मांग हम हाथ की हाथ पूरी करते थे कि नहीं करते थे? हमारी सरकार के वक्त में हमने हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की थी, लेकिन जैसा अभी नफे सिंह जी ने बताया, मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां हमें बताना पड़ेगी कि हमारी सरकार के वक्त में 3206 बच्चों को शिक्षक बनने का एक अवसर मिला था, और ये फैसला मुख्यमंत्री नहीं करता, बोर्ड करता है। लेकिन मेरे जुम्मे लगा करके कि ये गलत निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया, तो उसकी वजह से मुझे 10 साल की सज़ा हुई, क्योंकि एक नालायक सुपरिटेंडेंट पुलिस था हरियाणा, और उस नालायक सुपरिटेंडेंट पुलिस का एक बेटा नालायक जज बन गया था, और उसके यहाँ मेरा केस था। कोई भी एक भी गवाही मेरे खिलाफ ऐसी नहीं थी कि हमने किसी को नौकरी देने के नाम पर 10 रुपए भी दिए, कोई शिकायत नहीं थी। बगैर किसी शहादत के, बगैर किसी गवाही के मुझे 10 वर्ष की सज़ा दी गई, और जिन बच्चों को हमने नौकरी दिलवाई थी उनकी प्रमोशन होगी, उनकी तो तरक्की होगी, और मैं अब भी सज़ा भुगत रहा हूँ। और सज़ा पूरी होने के बाद भी मुझे ये छोड़ नहीं रहे। अस्पताल से भी रात के 12 बजे निकाल करके मुझे जेल भेज देते हैं। भला कब तक करेंगे? आज भी मैं पैरोल पे हूँ,
अभी जैसा नरपत सिंह जी ने बताया कि लोग डरते होंगे कि भाई बयान पता नहीं मेरे खिलाफ प्रेस के साथ ही किस किस्म की खबर छाप और वो अदालत में पेश करेंगे, वो भी यही कहेंगे कि ये तो राजनीतिक चर्चा करते हैं। करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं। मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूँ कि वही बात को दोहराना मेरी आदत नहीं। नए सिरे से नया निर्णय लें, उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। अवसर आपको मिलेगा, सरकार बनाने का मौका है। सरकार आप बना दी, अब के सारे खोट में काट दूंगा मैं, थारी कोई कमी नहीं। 3206 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर तो मुझे 10 साल की सजा हुई, और अब के सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश के हर पढ़े लिखे बच्चे को, चाहे वो हिंदू का है, सिख का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, हरिजन का है, बैकवर्ड का है, व्यापारी का है, कर्मचारी का है, मजदूर का है, कारखानेदार का है, किसी का बेटा और किसी बच्चे के माँ बाप ने वोट चाहे स्वार्थ के वशीभूत कहीं भी दिया, हम वोट की राजनीति नहीं करते। किसी बच्चे के अच्छे किए हुए काम की भी उसके माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से सजा मिले, हम इसके पक्ष में तो नहीं। अगर उस बच्चे के माँ बाप ने गलत काम किया हो तो उसकी सजा उस बच्चे को क्यों मिले? इसलिए मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, प्रेस के लोग होंगे छाप देना, मुझे कोई पता। हमारी तरफ राजस्थान में एक कहावत है, भाई माँ की वहाँ की तो मार की कोई, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। 87 साल की मेरी उम्र होली, ये 10-5 साल की और कर देंगे तो फिर क्या। लेकिन मैं 115 साल जीऊँगा, मैं तो फिर भी आ जाऊँगा। आपके सरकार बनाना तो आपका, सरकार बनने के बाद हर बच्चे को हम नौकरी देंगे, हर बच्चे। मैं उसे चाहे बाद में मुझे इसके लिए फांसी टूटना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। इसलिए ये सारा काम आपकी बहादुरी से जो हिम्मत और हौसला रखते हैं उनकी परमात्मा मदद करता है। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी देवीलाल अमर रहे। उर्दू का एक मुहावरा है, उर्दू का एक मुहावरा है कि हिम्मतम मुर्दे मत देखना। तो इंसान अगर हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, तो उसकी परमात्मा मदद करता है। इसलिए आपके हौसले और हिम्मत का निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, आपकी मनचाही सरकार बनेगी और फिर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।